स्टूडेंट्स, तो लाइट वाले चैप्टर में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज हम सीखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। हम पहली वाली वीडियो में ये सीख चुके थे कि रेक्टेंगुलर प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है। अब हम ट्रायंगुलर प्रिज्म के थ्रू सीखेंगे और हम ये भी सीखेंगे कि जब हम ट्रायंगुलर प्रिज्म यूज़ करते हैं तो हमें 7 कलर्स ऑफ लाइट क्यों दिखते हैं, जबकि रेक्टेंगुलर ग्लास लैब में हमें कोई कलर्स प्रोड्यूस होते हुए नहीं दिखते। ठीक है, इसका रीज़न जानेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले ये हमारा एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है ABC, और पता है ये वाला जो एंगल होता है इन दो साइड्स के बीच में, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म। तो अब हम मान लेते हैं कि एक लाइट रे इसके थ्रू आई है। जब एक लाइट रे इसके थ्रू आई है तो यहाँ पर हमें एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। ये नॉर्मल बन गया। ठीक है भाई, अब ये जो लाइट रे है, देखो ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस रहा होगा। ठीक है, अब ये कहाँ बेंड कर जाएगी? जब ये लाइट रे एक रेयर मीडियम से एक डेंस मीडियम में जा रही है तो ये कहाँ बेंड करेगी? ये टूवर्ड्स बेंड कर जाएगी। भाई ये कहाँ बेंड करेगी? ये टूवर्ड्स बेंड कर जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गई। अब इस सरफेस पर हम एक और नॉर्मल क्रिएट करेंगे। ये हमारी नॉर्मल हो गई। अब लाइट रे एक डेंस मीडियम से एक रेयर मीडियम में जा रही है, तो अब लाइट रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी। मतलब ऐसे जानी चाहिए थी लेकिन अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी। देखो ये लाइट रे सबसे पहले आई, अगर ये प्रिज्म होता ही ना तो लाइट रे कुछ इस तरीके से जाती, लेकिन क्या हुआ, डेंस मीडियम आने की वजह से वो थोड़ा सा नॉर्मल के, ये नॉर्मल थी, इसके थोड़ा सा पास आ गया। जाना ऐसे चाहिए था, थोड़ा सा नॉर्मल के पास आ गया। ठीक है, तो ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसे हम R1 मानेंगे, इसे R2। ये जो फाइनली लाइट रे निकलती है इसे हम एमर्जेंट रे कहते हैं, एमर्जेंट रे। और एमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो ये हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा। दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस। इन दोनों नॉर्मल्स को हम थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते हैं ताकि ये एक पॉइंट पर मीट कर सके, पॉइंट O पर। ठीक है, याद रखना ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी इमर्जेंट रे है। अगर हम इंसिडेंट रे को आगे की तरफ और इमर्जेंट रे को पीछे की तरफ लेकर जाए तो ये एक पॉइंट पर मीट करेंगे भाई। जैसे कि ये यहाँ पर मीट कर रही है, और ये वाला एंगल इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे को दोनों को पीछे की तरफ मिला दिया, तो इन दोनों लाइट रेज के बीच में जो ये एंगल बन रहा है इसको ही हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है एंगल ऑफ डेविएशन, कि कितना डेविएशन शो कर रहा है। ठीक है, ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन हो गया, ये एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया। ये हमने कोई भी एंगल मान लिया है O। अब हम जल्दी से एक छोटी सी डेरिवेशन इसके थ्रू कर लेते हैं। ये हमारा एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है। पहली बात तो ट्रायंगुलर प्रिज्म के टोटल याद रखना 5 सरफेसेस होते हैं, 5 सरफेस। इसके थ्रू 5 सरफेसेस होते हैं। इमेजिन कर सकते हो, ये तो 2D शेप हमें लग रही है, ट्रायंगल लग रहा है, लेकिन इस ट्रायंगल के पीछे भी एक ट्रायंगल है, और इस साइड हमारे रेक्टेंगल्स जॉइंड है। इस तरीके से एक नीचे रेक्टेंगल जॉइंड है, 3 रेक्टेंगल आगे और पीछे ट्रायंगल। तो ऐसे टोटल 5 सरफेसेस होते हैं, 5 सरफेसेस होते हैं एक प्रिज्म के। ठीक है, ये हमने लेबल कर दिया। अब बस इसके थ्रू छोटा सा हम डेरिवेशन करने वाले हैं। देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये कि अगर ये पूरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये पूरा एंगल भी, ये क्रॉस कर रहे हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के हिसाब से, ये पूरा एंगल भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए था। क्यों एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए था? अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये भी पूरा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। लेकिन हुआ क्या भाई, है ना, ये जो हमारा डायग्राम है इसमें ये वाला जो एंगल हमें दिख रहा है ना, इसका मतलब ये वाला एंगल हो जाएगा I
माइनस R1। ठीक है, थोड़ा सा इसका बड़ा डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं इसी सब का। ये हमारा एक ट्रायंगुलर प्रिज्म था 5 सरफेसेस वाला। इसके थ्रू एक लाइट रे आती है, वो पहले टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाती है। ये भी हमारी नॉर्मल जानी ऐसे चाहिए थी, लेकिन थोड़ा नॉर्मल की तरफ चली गई। ऐसे ही यहाँ पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दी। ठीक है, इन दोनों नॉर्मल्स को हमने आगे एक्सटेंड करा एक पॉइंट पर मीट करने के लिए। ये वाली जो है लाइट रे ये अब कहाँ बेंड करेगी? ये जानी सीधी सीधी चाहिए थी जैसे ये जा रही थी, लेकिन ये थोड़ा सा अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी, क्योंकि लाइट रे डेंस से रेयर मीडियम में जा रही है, डेंस से रेयर मीडियम में। अब ये हमारी इमर्जेंट रे है, इसे भी हम पीछे एक्सटेंड करेंगे। इस पॉइंट पर ये दोनों मिल जाएंगे। यही एंगल होता है एंगल ऑफ डेविएशन का। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में एंगल क्या है? वही एंगल ऑफ डेविएशन होता है भाई। अब देखो ये हमारा क्या है? इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, तो इनके बीच में होगी एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और ये हमने क्या मान लिया? ये हमारी नॉर्मल है, ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे है, तो इनके बीच में क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसे R1 मान लिया, इसे R2 मान लिया। अब लाइट रे फाइनली इमर्ज हो रही है। ये हमारी एक इमर्जेंट रे है, इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, फिर इमर्जेंट रे। अब इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसको हम एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस। इसे हमने कोई भी एंगल मान लिया, एंगल O। ये हमारा एंगल A है, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है भाई, तो अब हम ट्राई कर लेते हैं। अब हम सबसे पहले इस ट्रायंगल पर फोकस करते हैं। इस ट्रायंगल में भाई हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से एक बात तो तय है, R1 प्लस R2 प्लस एंगल O जो है ना वो 180 डिग्री का होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी है, ट्रायंगल बन रहा है, R1 प्लस R2 प्लस O 180 डिग्री के इक्वल होगा। दूसरी बात ये है कि भाई ये पूरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये पूरा भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए था, है ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। लेकिन उसमें इतना पार्ट तो R1 है, तो इतना पार्ट क्या I माइनस R1 नहीं होगा? ये वाला जो पार्ट हमें दिख रहा है ये होगा I माइनस R1। इसी तरीके से ये पूरा एंगल E है, ये R2 है, तो ये वाला एंगल होगा E माइनस R2। अब ये जो हमें एंगल ऑफ डेविएशन दिख रहा है ना, एंगल ऑफ डेविएशन, ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है, ये I माइनस R1, ये E माइनस R2। एक हमारे ट्रायंगल की एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी हुआ करती थी कि भाई ये जो डेविएशन होगी, ये जो एक्सटर्नल एंगल है, ये इन दोनों एंगल्स का सम होगा। ठीक है, ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल। अगर नहीं याद आ रहा है भाई, अगर ऐसा एक ट्रायंगल है ना, तो इसका जो एक्सटर्नल एंगल है वो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स होगा। हमारी टोटल डेविएशन, वैसे भी हम ऐसे समझ सकते हैं, हमने ये तो पहले भी देख रखा है कि ये पूरा I है तो ये भी पूरा I होना चाहिए था। इतना पार्ट R1 है, तो ये हमारी डेविएशन 1 है। इस केस में डेविएशन कितनी हो रही है? फर्स्ट केस में डेविएशन भाई कितना, भाई लाइट रे ऐसे जानी चाहिए थी, ऐसे जा रही है, कितना डेविएट हो रही है? I माइनस R1 से। इसी तरीके से सेकेंड केस में डेविएशन कितनी हो रही है? E माइनस R2। तो टोटल डेविएशन क्या होगी? डेविएशन 1 प्लस डेविएशन 2, है ना। टोटल डेविएशन क्या हो जाएगी हमारी? टोटल डेविएशन हो जाएगी I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। ये हमारी क्या होगी? ये हमारी टोटल डेविएशन होगी भाई। अब देखो ये हमारा है टोटल डेविएशन इज इक्वल टू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। इसमें हम I प्लस E तो साथ ले लेते हैं, इन दोनों से माइनस कॉमन लेकर ऐसे लिख देते हैं। ऐसा हम बिल्कुल लिख सकते हैं, ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा। अब एक छोटी सी बात, R1 प्लस R2 प्लस एंगल O 180 डिग्री के इक्वल था।
इसी तरीके से इस पूरे क्वाड्रिलेटरल में हमें पता है पूरे क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम होता है 360 डिग्री। अच्छा, पूरे क्वाड्रिलेटरल का अगर एंगल 360 डिग्री हो और उनमें दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो, क्योंकि दोनों 90 डिग्री ईच है, तो बाकी दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। इसका मतलब क्या है, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल में इन दोनों का सम तो है ही 180 डिग्री, इन दोनों का सम भी क्या होगा, O प्लस एंगल A भी 180 डिग्री होगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि एंगल A प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री ही होगा, है ना। इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम क्या होता है 360 डिग्री, तो इन दोनों का सम क्या होगा, O प्लस A का सम होगा 180 डिग्री। इतनी बात हमें क्लियर हो गई, ठीक है। एंगल A प्लस एंगल O कितना है 180 डिग्री, R1 प्लस R2 प्लस एंगल O भी कितना है 180 डिग्री। अगर हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करें तो हमें पता चलेगा एंगल O 180 डिग्री 180 डिग्री। इसका मतलब ये पूरा पार्ट इस पूरे पार्ट के इक्वल है। मतलब देखो, फर्स्ट इक्वेशन से हम ऐसे कर लेते हैं, कि भाई एंगल A प्लस एंगल O कितना है 180 डिग्री है, साथ ही साथ एंगल R1 प्लस R2 प्लस एंगल O भी 180 डिग्री है। जब इन दोनों को हम माइनस कर दें अगर, तो ये आएगा A माइनस R1 प्लस R2, ये दोनों कट जाएंगे और ये दोनों भी कट जाएंगे। हमारा फाइनली आ जाएगा A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये हमें बात ध्यान रखनी है, एंगल A R1 प्लस R2 के इक्वल है। अब तो बस क्या है, डेविएशन क्या था, डेविएशन था I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, यानी I प्लस E माइनस A। ये हमारा डेविएशन था, ठीक है, जिसमें ये एंगल ऑफ डेविएशन है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस और ये एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर हमारा ये दे रखा है कि जो हमारा प्रिज्म है उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला सरफेस है, तो एंगल ए हमें 60 डिग्री लेना है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल 60-60 होते हैं, तो एंगल ए हमें 60 डिग्री लेना है, ठीक है भाई। तो ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। अब हम फैक्टर्स पर पढ़ लेते हैं। ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है ना, ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। हमें पता है, हम वो वाला तो कर ही चुके हैं, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में लेटरल डेविएशन होती थी और उसमें आई और ई सेम होते थे। इसमें आई और ई हर केस में सेम नहीं होंगे। उसमें क्या होता था, लाइट रेस पैरेलल हो जाती थी। ये जो इंसिडेंट रे है ना और जो इमर्जेंट रे है वो आपस में पैरेलल होती थी। अगर वो लाइट रेस एंगल, ये जो इंसिडेंट रे है, इमर्जेंट रे है, ये आपस में पैरेलल होंगे। अगर ये लाइट रेस पैरेलल होंगे तो एंगल भी सेम होगा। तो ग्लास स्लैब के केस में तो आई और ई ऑलवेज इक्वल था, लेकिन इसमें आई और ई ऑलवेज इक्वल नहीं होगा, हमेशा इक्वल नहीं होगा। तो ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो भाई ये जो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है जिसका फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं, आई प्लस ई माइनस ए, ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ये पहला फैक्टर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, जो ज्यादा डेंस मटेरियल होगा, उसमें एंगल ऑफ डेविएशन भी ज्यादा ही आएगा, ठीक है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसका एंगल ऑफ डेविएशन भी ज्यादा होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हमसे कोई कहे क्राउन ग्लास या वाटर और फ्लिंट, इनमें सबसे ज्यादा डेविएशन किसमें होगी, सबसे ज्यादा डेविएशन होगी क्राउन ग्लास में। एक और ऐड कर लेते हैं डायमंड। तो भाई सबसे ज्यादा डेविएशन किसमें होगी, फर्स्ट नंबर पे तो सबसे ज्यादा डेविएशन होगी इस पे। डेंसेस्ट मटेरियल है ये, सबसे ज्यादा डेंस मटेरियल है, तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है डेविएशन भी ज्यादा होती है। फिर सेकंड नंबर पर क्राउन ग्लास, थर्ड पर फ्लिंट और फोर्थ पर हमारा आएगा वाटर। इन सब में वाटर जो है
उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, तो उसका एंगल ऑफ डेविएशन भी सबसे कम होगा। दूसरा फैक्टर क्या है भाई, अगर दूसरा फैक्टर की हम बात करें, वो इस पर भी डिपेंड करता है कि एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा। एंगल ऑफ प्रिज्म, अगर एंगल ऑफ प्रिज्म ज्यादा होता है, भाई एंगल ऑफ प्रिज्म क्या था, जैसे ये ट्राइंगल है ना, तो ये था एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर ये एंगल ऑफ प्रिज्म ज्यादा होता है तो डेविएशन भी ज्यादा होगी, क्योंकि उसको ज्यादा सरफेस मिलेगा डेविएट होने के लिए, है ना। ये ज्यादा होना मतलब ये दूर दूर होंगे, बड़ा सा प्रिज्म होगा। तो याद रखना, अगर एंगल ऑफ प्रिज्म ज्यादा होता है तो डेविएशन भी ज्यादा होती है। तीसरा फैक्टर क्या है, तीसरा फैक्टर है वेवलेंथ। वेवलेंथ ऑफ लाइट या कलर ऑफ लाइट पर कैसे डिपेंड करता है भाई, वेवलेंथ पर कैसे डिपेंड करता है, हमें पता है रेड कंपोनेंट जो है ना, उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है और उसकी वेवलेंथ भी सबसे ज्यादा होती है। रेड कंपोनेंट की स्पीड बहुत तेज होती है और वेवलेंथ भी बहुत तेज होती है, वेवलेंथ भी बहुत ज्यादा होती है। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा, और जिसकी स्पीड ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसका एंगल ऑफ डेविएशन भी कम हो जाएगा। तो जिसकी वेवलेंथ कम होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। भाई जिसका वेवलेंथ कम उसकी स्पीड भी कम। स्पीड कम क्यों है, स्पीड कम इसलिए क्योंकि डेंस मटेरियल होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा मतलब एंगल ऑफ डेविएशन भी ज्यादा। तो अगर वेवलेंथ कम होती है तो डेविएशन ज्यादा होती है, और सबसे कम वेवलेंथ होती है वॉयलेट की। विबग्योर में सबसे कम डेविएशन, सबसे कम वेवलेंथ होती है वॉयलेट की। वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम है तो उसका डेविएशन सबसे ज्यादा है। रेड कंपोनेंट, अगर हम रेड कंपोनेंट की बात करें तो उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है तो उसका डेविएशन बहुत कम है। तो रेड कंपोनेंट ना ऑलमोस्ट सीधा सीधा निकल जाता है, वो बहुत कम डेविएट करता है जब वो किसी मीडियम में आता है। और सबसे ज़्यादा डेविएट कौन करता है, सबसे ज़्यादा डेविएट करता है हमारा वॉयलेट कंपोनेंट। वॉयलेट कंपोनेंट पूरे विबग्योर में वॉयलेट कंपोनेंट की वेवलेंथ सबसे कम है। पूरा जो विबग्योर होता है ना, याद रखना विबग्योर, इसमें ये वाला कंपोनेंट स्लोएस्ट होता है, स्लोएस्ट और लीस्ट वेवलेंथ वाला, मतलब मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला, ठीक है। और ये जो रेड कंपोनेंट है भाई धीरे चल रहा है तो ज्यादा ही होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा ही डेंस मटेरियल रहा होगा। जो रेड कंपोनेंट है वो फास्टेस्ट होता है, सबसे फास्ट चलता है रेड कंपोनेंट, ठीक है। और इसकी वेवलेंथ भी ज्यादा होती है, मोर वेवलेंथ होती है। और भाई इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। बहुत तेज चल रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम ही रहा होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है साथ ही साथ इसका डेविएशन भी कम होता है। भाई डेविएशन लेस होती है इसकी, कम डेविएट करता है ये, है ना। रेड कंपोनेंट सबसे कम डेविएट करता है भाई। इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक और फैक्टर है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा सोच के देखो, पहले टेम्परेचर डिस्कस कर लेते हैं। टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करेगा भाई, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो पार्टिकल्स दूर दूर जाने लगते हैं। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स दूर दूर जाने लगते हैं। पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी कम होने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम हो जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल दूर दूर जाते हैं भाई, लिक्विड एयर में कन्वर्ट होने लगता है, पार्टिकल दूर दूर जाने लगते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कम होने लगता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो डेविएशन भी कम होगा, तो फिर वही हमारा डेविएशन भी कम होगा, डेविएशन भी कम होगा। पांचवा फैक्टर है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस पर कैसे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पर कैसे डिपेंड करता है ये हम देख लेते हैं। भाई अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ज्यादा है, ये ना एक्चुअली हम मतलब ये हमने एक्सपेरिमेंटल चीज है, ये थ्योरेटिक चीज है, ये हमें मतलब ऐसे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये हमने ऑब्जर्व करा है कि शुरुआत में
शुरुआत में क्या होता है, अगर हम इसका एक ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करें ना, ये इस साइड डेल्टा रख लिया, इस साइड आई रख लिया, तो शुरुआत में तो क्या होगा, शुरुआत में जब हम एंगल ऑफ आई बढ़ा रहे थे, शुरुआत में जब हम एंगल ऑफ आई बढ़ा रहे थे तो ये एंगल ऑफ डेविएशन कम होता जा रहा था। ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस लेंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन कम होता चला जाएगा, एक सबसे लीस्ट वाला मिनिमम वाला पॉइंट आएगा। उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने से एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, यू शेप बन जाएगी और ये एक मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन हमारे पास आ जाएगा। तो शुरुआत में जब हम ले रहे थे, शुरुआत में जब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तो एंगल ऑफ डेविएशन घटता चला गया, एक पॉइंट आया मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। उसके बाद जब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तो एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ना शुरू हो गया। तो भाई जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं, पहले एंगल ऑफ डेविएशन कम होता है, एक मिनिमम पॉइंट पर पहुंचता है, उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने से एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ जाता है। इस मिनिमम पॉइंट को हम कहते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ये हमारा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है। यहाँ पर मिनिमम एंगल, देखो ना एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम कहाँ है, यहाँ पर है। ये एक ही पॉइंट होता है जहाँ एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है, ठीक है। और इस एंगल के लिए भाई हर के लिए एंगल आई एंगल ई अलग अलग होंगे, लेकिन ये एक ऐसा है जिसमें एंगल आई और एंगल ई दोनों के दोनों सेम ही हो जाते हैं। अगर हम ऐसे बनाएं तो हर बार ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो दो पॉइंट्स को कट कर रहा है। भाई ये क्या शो करता है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे यहाँ पर 48 डिग्री है, तो भाई इस एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के केस में क्या होता है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के केस में जब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन हो तो याद रखना आई और ई इक्वल हो जाते हैं। जो हमने छोटा सा डायग्राम बनाया था ना, ये आई था, ये डेविएट हो गया था और फिर ये हमारा था, ये R1 R2 थे और ये E था। तो I और E सिर्फ इस एंगल, इस केस में भाई जो हमारा रेक्टेंगुलर स्लैब था ना, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, उसमें तो हर में I और E सेम होते थे। इसमें एक पर्टिकुलर एंगल है जो I और E सेम होंगे एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पर। इस पॉइंट पर I और E सेम हो जाते हैं और साथ ही साथ इस एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन में R1 और R2 भी सेम हो जाते हैं। इस एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पर ये जो लाइट रे है ना, ये जो हमने लाइट रे बनाई है रिफ्रैक्टेड रे, ये बिल्कुल बेस के पैरेलल हो जाती है, बिल्कुल बेस के पैरेलल, बिल्कुल बेस की क्या हो जाती है, बिल्कुल बेस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ केसेस होते हैं जब हमारा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, जब हमारा क्या हो रहा हो, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन हो रहा हो, ठीक है। और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के केस में हमने एक छोटा सा फॉर्मूला भी डिराइव करा था। ये जो डेविएशन होती है ये होती है I प्लस E माइनस A, ये हमारी डेविएशन हुआ करती थी। अब हमें पता है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन जब होगा, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, तब I और E तो सेम सेम हो जाएंगे, I और E सेम सेम, तो इसका मतलब E की जगह भी मैं I ही रख सकती हूँ, है ना। इसका मतलब क्या है, डेल्टा M प्लस A अपॉन 2, ये I के इक्वल हो जाएगा। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म अपॉन 2, ये हमारे एंगल ऑफ इंसिडेंस का फॉर्मूला हो जाएगा। Thanks for watching. Please like and comment and don't forget to subscribe. Thank you.